तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज सैटरडे, शनिवार, कल संडे, छुट्टी, तो सब कुछ ठीक रहे। मंडे को आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते नई कहानी के साथ। लेकिन आज की कहानी की शुरुआत, इस दुनिया में बेहद अजीब अजीब चीजें हैं। कई बार पहले भी कहा है, कई चीजों को सुनकर लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ, कैसे हुआ। दिमाग यकीन करता नहीं है, दिल मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन वाकई ऐसा होता है। मुझे लगता है हम में, आप में, जितने भी लोग हैं, जितने लोग कहानी सुन रहे हैं, क्राइम तक फैमिली मेंबर से जुड़े हैं या जो नहीं भी सुनते हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारा इंसान कई चीजें करता है, कई चीजें नहीं करता है। कई एक्सपीरियंस उसको होता है, कई को दूसरा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आज की जो कहानी है, उस कहानी में जो चीज है, सब्जेक्ट है मेन, उससे मुझे लगता है कि इस दुनिया में जो भी आया, हर एक को उसका एक्सपीरियंस, उसका तजुर्बा हुआ। और वो है सड़क, रोड। हर इंसान, हम आप जब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बाहर निकलते हैं, सड़क पे चलते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, लेकिन सड़क से होकर गुजरते हैं। तो सड़क हम लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। सड़क से हम सफर करते हैं और जिंदगी एक सफर है। लेकिन अगर कभी पता चले कि कोई ऐसी सड़क जिसे बनाने में, सड़क अक्सर इंसान ही बनाता है, लेकिन उस सड़क को बनाने में इंसानी लाशों का इस्तेमाल हो, इंसानी हड्डियों को बालू में मिलाकर वो सड़क तैयार की जाए, सिर्फ इसलिए ताकि उस सड़क पे फिसलन ना हो, गाड़ियों का ग्रिप मजबूत रहे। और सही सही फिगर तो नहीं मालूम, लेकिन एक राय लगभग दुनिया में ज्यादातर लोग हैं कि करीब 1 से 2 मिलियन, 10 से 20 लाख लोगों की लाशें, 10 से 20 लाख इंसानों की हड्डियां एक सड़क में बालू के साथ मिलाकर और उस सड़क को तैयार किया गया। करीब 2025 किलोमीटर लंबी ये सड़क, 2025 किलोमीटर की ये सड़क है। और कहते हैं कि इसके हर मीटर पर, हर 1 मीटर पर एक इंसानी लाश का इस्तेमाल किया गया सड़क को बनाने में। क्यों ऐसा हुआ? क्या मजबूरी थी? किसकी सोच थी? वो लाशें कौन, किसकी थी? इंसान कौन थे? ये सारी कहानी आपके सामने। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले 2008 और अभी जस्ट 2020 में रूस में कुछ ऐसी चीजें मिली एक सड़क से कि वहां के लोग चौंक उठे। सड़क पे इंसान का सर, कंकाल, हड्डियां जब मिली तो क्या था ये? पता चला कि ये उसी सड़क की हड्डियां थी और जहां पे इंसानों की लाश का इस्तेमाल किया गया। द रोड ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों की सड़क, ये नाम है। और इसी नाम से ये पूरी दुनिया में चर्चित भी है, कुख्यात भी है, अफसोसनाक भी है। रूस की ये कहानी है। तब यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था। और उससे पहले थोड़ा जाएं तो रूस में तब बादशाहत थी, वहां राजा राज करते थे। और आखिरी जो राजा हुए रूस के, वो थे जार। तो जार साम्राज्य की हुकूमत थी। लेकिन बाकी दुनिया की तरह वहां पे भी लोगों में गुस्सा, बेचैनी अचानक धीरे धीरे पनपने लगी थी। बेरोजगारी थी, भूखमरी थी। तो राजा के खिलाफ एक विरोध आंदोलन शुरू हुआ और इसको हवा दी वहां पे कम्युनिस्ट सोच के लोगों ने। कम्युनिस्ट क्रांति के वहीं से शुरुआत हुई थी और उसको लीड कर रहे थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। रूस में इतिहास में इनके बारे में बहुत कुछ है। तो लेनिन रूस में चाहते थे कि कम्युनिस्ट की सोच की सरकार हो। लोगों को वादा किया था कि आपको आज़ादी मिलेगी, आपको ज़मीन मिलेगा, आपको खाना मिलेगा और राजशाही की गुलामी से आज़ादी मिलेगी। लेनिन की अगुवाई में ये सब कुछ चल रहा था। और इसी आंदोलन में एक और शख्स जुड़ जाता है और उनका नाम था जोसेफ स्टालिन। बहुत सारे लोग स्टालिन को लेकर इतिहास में एक बहस है कि वो अच्छे थे या बुरे थे, वो एक देश के हुक्मरान थे या डिक्टेटर, तानाशाह थे। ये दोनों चीजें, इस पर लंबी बहस होती है। लेकिन स्टालिन के बारे में एक चीज पक्की है कि रूस या यूएसएसआर उस वक्त जितना मजबूत हुआ और आज जितना है, शायद उसकी एक बहुत बड़ी देन जोसेफ स्टालिन है और उनका काम।
तो जार साम्राज्य के खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ तो लेनिन का साथ दिया स्टालिन ने, धीरे धीरे क्रांति रंग लाई और 1917 में जार राजशाही से रूस को आजादी मिली, सोवियत संघ को। और लेनिन अब वहां के सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता, उन्होंने यूएसएसआर की गद्दी संभाली। जब वो बने तो स्टालिन का भी कद बढ़ा, क्योंकि वो उनको बहुत मानते थे लेनिन, इस क्रांति में बढ़ चढ़ का साथ दिया। तो अब लेनिन जो है यूएसएसआर में बहुत पावरफुल हो चुके थे और साथ में स्टालिन भी। लेकिन 1924 में लेनिन की मौत हो जाती है। लेनिन की मौत के बाद अब ये होता है कि कौन संभालेगा यूएसएसआर की गद्दी। जोसेफ स्टालिन अपने आप को उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करते हैं, हालांकि कुछ लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन उस विरोध के बावजूद जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर के नए शासक, नए रूलर हो जाते हैं। इसके बाद स्टालिन का राज्य शुरू होता है और उनका ये था कि रूस को, यूएसएसआर को अगर हमने मजबूत नहीं बनाया, अमीर नहीं बनाया आर्थिक तौर पर, तो फिर विद्रोह होगा, फिर लोग विरोध करेंगे, हमारी भी सत्ता पलट जाएगी। तो स्टालिन की सोच थी कि यूएसएसआर को मॉडर्नाइज किया जाए, यहाँ के इंडस्ट्री, कल कारखानों, इन चीज़ों पे जोर दिया जाए। और उनकी सोच बड़ी अच्छी थी और उस सोच का नतीजा ये था कि यूएसएसआर बड़ी तेजी से तरक्की करता गया, एक आर्थिक ताकत बनता गया और वो अपने काम को बहुत सख्ती से लागू कराते थे। धीरे धीरे स्टालिन में ये भी था कि दिखाते नरम दिल थे, लेकिन फैसले बड़े सख्त, और अगर फैसले को कोई पूरा ना करे तो स्टालिन किसी भी हद तक जा सकते थे। बहुत सारे इल्जाम लगे कि अपने विरोधियों को, बहुत लोगों को मरवाया। लेकिन कल कारखाने और बाकी चीज़ों में जिस तरीके की काम किया, लोगों को टारगेट दिया जाता था उत्पादन के लिए, और जो नहीं करता था उसको राष्ट्र विरोधी करार देकर जेल में बंद कर दिया जाता था, और ये स्टालिन के हुक्म में होता था। लेकिन सख्ती काम कर गई, यूएसएसआर की इकोनॉमी बेहतर होती गई। इस दौरान में यूएसएसआर में कई बार भूखमरी भी आई, अकाल पड़ा। तब स्टालिन को लगा कि यहाँ के जो किसान हैं वो सही मानों में पैदावार नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी उस वक्त जमाखोरी भी थी, कालाबाजारी भी थी। स्टालिन ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। पूरे यूएसएसआर में उन्होंने जो जमीन थी कृषि की, खेती की, इन सबको नेशनलाइज कर दिया, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब सरकार ने अपने पास ले लिया। इससे बड़े बड़े किसान बहुत गुस्सा हुए, नाराज हुए, उन्होंने अपने जानवरों को मार दिया, अनाज को छुपा कर रख दिया, अनाज की कमी पड़ गई, भूखमरी की हालत हो गई। कहते हैं लाखों लोग इस भूखमरी में मारे गए। स्टालिन को इससे बड़ा गुस्सा आया। इसका स्टालिन ने इन सबको कुचलना शुरू किया और फिर जमीनों का नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण करने के बाद उन्होंने हर एक को टारगेट दिया। फिर यूएसएसआर में अब कल कारखाने के बाद खेती बाड़ी में भी उन्नति हुई, तरक्की हुई और यूएसएसआर की माली हालत और सुधरती गई। तो ये सारी चीजें स्टालिन की देन थी। लेकिन स्टालिन के बारे में ये था कि वो शुरू से अपने विरोधियों को बड़ी खामोशी से मरवा देते थे। उनके ऊपर पूरा ये इल्जाम है, चाहे वो सेना के लोग हों, उनकी अपनी पार्टी के हों। उनके ऊपर एक इल्जाम ये भी है कि जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी के 139 मेंबर थे, इन 139 मेंबर में से 93 को स्टालिन ने मरवा दिया था। सेना के 103 जनरल थे, इन 103 में से, और एडमिरल, जनरल एंड एडमिरल, 103 में से 81 को मरवा दिया था। उनकी अपनी एक खुफिया पुलिस विभाग हुआ करती थी, वो भी काम करती थी। जो विरोध करते थे उन्हें पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल दिया जाता, मार दिया जाता। और उस वक्त एक और चीज थी, साइबेरिया के गुलाग इलाके में बाकायदा लोगों को बंधक बनाकर, कैदी बनाकर रखा जाता था। स्टालिन के जमाने में करीब 80 सोवियत संघ में, टोटल 80 ऐसे गुलाग थे। गुलाग का मतलब वहां पे ये था कि चाहे वो आम क्रिमिनल हो या फिर पॉलिटिकल प्रिजनर हो, राजनीतिक कैदी, इन लोगों को पकड़कर जिन जेलों में रखा जाता था उसे कैंप कहते थे और उस कैंप का नाम गुलाग दिया गया था, गुलाग्स। तो ऐसे 80 गुलाग्स थे जिसमें स्टालिन ने अपने विरोधियों को, क्रिमिनल को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बंद करके रखा था पूरे यूएसएसआर में। और उसी में एक साइबेरिया के पास भी था जहां पे हजारों लाखों लोग बंदी थे। कहानी ऐसे ही प्रिजनर कैंप की है और ये कहानी शुरू होती है 1924 में। स्टालिन ने सत्ता संभाली, 1932 से ये कहानी शुरू होती है। उस वक्त साइबेरिया जाने के लिए, साइबेरिया दुनिया की सबसे ठंड जगह में से एक है, वहां पे बहुत एक कोलायमा इलाका है और उस कोलायमा तक जाने के लिए या तो समंदर के रास्ते या फिर प्लेन के रास्ते ही जा सकते थे, सड़क के रास्ते जा नहीं सकते थे। अब क्यों नहीं जा सकते थे, उसकी वजह थी।
उसकी वजह ये थी कि यहां का तापमान और टेम्परेचर जो सर्दियों में है -50 से -65 डिग्री तक सेल्सियस तक पहुंच जाता था। अब आप अंदाजा लगाइए, -50 टू -65, हर एक चीज बर्फ की चादरों से ढक जाता था। और जब गर्मी आती थी और ये बर्फ पिघलता था तो हर एक चीज अपने साथ बहा लेता था। फिर उसमें सड़क भी होती थी, तो इसीलिए वहां पे सड़क कारगर नहीं थी। लेकिन वो इंपॉर्टेंट एरिया था पूरा साइबेरिया तक पहुंचने के लिए। स्टालिन ने इस काम को शुरू कराने का फैसला किया कि यहां पे सड़क बनाएंगे, और ये सबसे मुश्किल काम था। कहते हैं कि इस इलाके में जो कोलायमा है, वहां से जिस जगह पे ये हाईवे बन रहा था, उसमें एक इलाका ऐसा है, एक शहर ऐसा है कि जो दुनिया के सबसे ठंडे जगहों में से एक है। और एक बार एक शख्स, हाल की बात है, वो गूगल के थ्रू रूट को क्रॉस कर रहा था, रास्ता भटक गया, शॉर्टकट ले लिया, गूगल तो शॉर्टकट दिखा देता कई बार, और वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां पे एकदम सुनसान, कुछ भी नहीं। उसकी गाड़ी खराब हो गई और ठंड की वजह से उसकी जान चली गई, उसके शरीर के चीथड़े हो गए, अलग अलग हो गए थे, ऐसी ठंड होती है। तो इसी कोलायमा इलाके से एक हाईवे बनाना था, एक सड़क, जो रूस के काफी दूसरी तरफ इलाका था, और इसको पहुंचना था साइबेरिया तक। पूरा जो डिस्टेंस था सड़क बनाने का वो करीब 2025 किलोमीटर, 2025 किलोमीटर लंबी ये सड़क, ये हाईवे बननी थी, जंगलों और पहाड़ों से होते हुए। लेकिन मुश्किल ये थी कि -50 -65 डिग्री टेम्परेचर और गर्मी में बर्फ का पिघलना, सड़क अपनी जगह पे कायम रह नहीं सकती थी। क्या किया जाए? इस दौरान में बहुत सारे गुलक्स, जो बताया 80 ऐसे कैंप थे। 1932 में इस हाईवे को बनाने का स्टालिन ने शुरू किया, ऑर्डर दिया। अब इस हाईवे को बनाने के लिए तो उस जगह पे जाके काम करना, सड़क बनाना सबसे मुश्किल काम। जो कैंप में कैदी बंद थे उन्हें इस काम में लगाया गया। कोलायमा कैंप के बारे में यह कहा जाता है कि एक बार जिसको यहाँ पे सजा के तौर पर भेजा गया इन जेलों में, उनमें से 80% 80% कभी लौट कर नहीं आए। 20% खुशकिस्मत थे जो बच कर आ गए। यहां से कोई भाग कर भी नहीं जा सकता था। कहते हैं कि इस पूरे इलाके के आसपास बर्फ, तापमान माइनस में 50 से 65, और अगर कोई निकल भी गया वहां से, उस कैंप से, तो ये भी कहा जाता है कि हफ्ता 2 हफ्ते से ज्यादा वो जिंदा नहीं रह सकता था। कोई उसको मारेगी नहीं, कोई सेना वेना, अपने आप मर जाएगा। इसकी वजह थी या तो वो तापमान से मर जाएगा, ठंड से, या फिर भालू का शिकार हो जाएगा। और ऐसे सैकड़ों हजारों लोग जिन्होंने अपनी जान की परवाह न कर उस कैद से निकलने की कोशिश की, या तो ठंड के मारे मारे गए या भालू का शिकार बने। इसी कोलायमा कैंप में मौजूद तमाम मजदूरों का इस्तेमाल इस हाईवे को बनाने के लिए स्टालिन ने शुरू किया। 1932 में इस हाईवे के बनाने का काम शुरू हुआ और 1953 तक ये चला। हालांकि खुद स्टालिन की मौत जो है वो उससे पहले हो चुकी थी, लेकिन स्टालिन की जो मौत हुई थी वो हुई थी 1953 में, और इत्तेफाक से 53 तक ही ये हाईवे बनाने का काम चला। स्टालिन के बाद जो वहां पर आए, उनकी जगह पे दूसरा, हार्ट अटैक से मौत हुई थी स्टालिन की, तो उसने फिर स्टालिन के बहुत सारी चीजों को साइड करना शुरू कर दिया, और उसमें एक ये हाईवे भी था। लेकिन 1953 तक लगभग बन चुका था। अब इस हाईवे को बनाने में दिक्कत यह आई कि 32 में जब शुरू हुआ और इन्होंने बनाना शुरू किया, तो अब ठंड में तो चलो बना रहे, लेकिन जैसी गर्मी आती वो सारे बर्फ पिघल जाते, सड़क पे भी बर्फ जम जाती। तो जब वो पिघलता तो बर्फ के साथ साथ वो सड़क भी बहा कर ले जाती, या सड़क भी टूट जाता। आप कुछ तस्वीरें इसमें देखेंगे कैसे पूरी सड़क की सड़क गायब हो जाती है और सिर्फ मट्टी और कीचड़ ही दिखाई देता। तो बड़ी मुश्किल आ रही थी। इधर कैदी लगातार मर रहे थे, उनसे जबरन काम कराया जा रहा था सजा के तौर पर, कुछ भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी दौरान में जो इंजीनियर थे वहां के और बाकी लोग, उन्होंने कहा कि जब ये सब कुछ बन रहा है और ये काम नहीं कर रहा है, जो मटेरियल है हमारा, तापमान की वजह से और इलाके की वजह से, तो ये सड़क सक्सेसफुल नहीं है। और अब इतना जोखिम लेके सड़क बना रहे हैं, तो हर दूसरे दिन तो आप मरम्मत का काम, जैसे हम लोग घूमते हैं तो कहीं हाईवे पे, कहीं पहाड़ पे जाते हैं, हर जगह अपना CPWD PWD सड़क की मरम्मत में लगी रहती है। अब ऐसी जगह बार बार मरम्मत कैसे हो जहां इतना जोखिम भरा काम है सड़क बनाना।
तो कुछ इंजीनियरों और बाकी लोगों की ये थी कि इस सड़क को इसकी ग्रिप मजबूत रखने के लिए ये और ज्यादा मजबूती दे, बर्फ की वजह से जब गर्मी में पिघले नहीं, टूटे नहीं। इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल किया जाए अगर बालू में मिलाकर तो सड़क मजबूत होगी, ये उनकी सोच थी। इधर कैंप में जबरन जो काम कराए जा रहे हैं, मजदूर लगातार मौतें हो रही हैं, सजा के तौर पर भी मारे जा रहे हैं। स्टालिन अपने दुश्मनों को भी एक एक कर ठिकाने लगा रहा है। इन सारी चीजों ने लाशों का अंबार पैदा कर दिया। लाशों का जब अंबार सामने आया तो फिर इंजीनियर और बाकी लोगों को लगा कि ये कारगर हो सकता है। इसके बाद उन्होंने उस सड़क को बनाने के लिए बालू के साथ इंसानी हड्डियों का चूरा या कई बार हड्डियों के टुकड़े मिलाकर 2025 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। कहते हैं कि हर एक मीटर पर कम से कम एक इंसान की हड्डियों का इस्तेमाल बालू में किया गया। 1 मीटर में एक इंसान। अब 2025 किलोमीटर 2025 किलोमीटर लंबी सड़क। इसीलिए कहा गया कि करीब 1 से 2 मिलियन, 10 से 20 लाख इंसानी लाशों की हड्डियों को इस 2025 किलोमीटर लंबी सड़क में उनका इस्तेमाल हुआ। सड़क बन गई 1953 में। अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे पहले तो मजदूर आदि थे, चलो हड्डियों का चूरा कर लिया, बालू में मिला दिया। फिर उनका इतना भी कौन करेगा, बड़े बड़े टुकड़े ही उन्होंने बालू और सड़क के अंदर मिलाकर बनाना शुरू कर दिया। सड़क बन गई, बात आई गई हो गई। उसके बाद अब जब जब बर्फ पिघले, जब जब मौसम बदले, उन सड़कों के अंदर से वो हड्डियां बाहर निकले। कई बार तो ऐसा हुआ कि इंसानी खोपड़ियों तक को यूं ही सड़क के अंदर डाल दिया गया बालू के समेत, ताकि ग्रिप मजबूत रहे गाड़ियों का। वो कंकाल, वो हड्डियां उन सड़कों ने उगलना शुरू कर दिया। बीच बीच में जब वहां से लोग गुजरते, वो देखते, वो हैरान होते, वो डरते। धीरे धीरे ये कहानी सामने आई। जिन लोगों ने इस द रोड ऑफ बोन्स को तैयार किया, उनमें से बहुत सारे लोगों ने स्टालिन की मौत के बाद मुंह खोलना शुरू किया। और फिर जब ये कहानी सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। क्या ऐसा भी हो सकता है किसी सड़क को बनाने के लिए इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल किया जाए? लेकिन ये सच था, और ये सच खुद वो सड़क उगल रही थी, क्योंकि वो इंसानी हड्डियों को, इंसानी कंकालों को उगल रही थी। 2020 में भी ऐसी ही तस्वीरें न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी। इससे पहले 2010 में ऐसी चीजें आई, जब ये 2025 किलोमीटर लंबी सड़क में जगह जगह जब सड़कें उखड़ती, उनके गड्ढों, उनके नीचे से इंसानी हड्डियां, हाथ के, पैर के, पूरा का पूरा सर सड़कों से बाहर आता। इसको लेके वहां के जो सांसद थे, कभी उन्होंने 2020 में स्टेटमेंट भी दिया कि ये बड़ा भयानक मंजर था देखना। और जब लोगों को पता चला तो फिर ये हुआ कि उस सड़क से गुजरते हुए लोगों को भी डर लगने लगा। जिस सड़क पे आप गाड़ी लेकर दौड़ रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, और आप ये सोच रहे हैं कि इस सड़क में इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल हुआ है। हमने ईंट, अलकतरा, सीमेंट, गारे, इन सब की सड़कें तो सुनी है, लेकिन अगर मुझे यह एहसास हो, ये मुझे पता चले कि जिस सड़क से मैं गुजर रहा हूँ, उन सड़कों को बनाने के लिए हमारे ही जैसे इंसानों की हड्डियों का इस्तेमाल हुआ है, तो मैं क्या उस पर गाड़ी चला पाऊंगा? बल्कि अगर मैं पैदल जा रहा हूं तो शायद मेरे पैर कांपने लगेंगे। लेकिन यह हकीकत है। द रोड ऑफ बोन्स एक सच्चाई है जिसे पूरी दुनिया मानती है। और आज भी ये सड़क रूस से साइबेरिया तक उसी तरह है। 2008 के बाद एक नई चीज आई, बहुत सारी चीजें बदली, तरक्की हुई, अब टेक्नोलॉजी भी आई, तो अब वो 1932 और 53 वाले हालात नहीं है। अब इन सड़कों की देखभाल अच्छी तरीके से की जाती है। इन सड़कों को अब मेंटेन भी अच्छे तरीके से किया जाता है। और दुनिया के बहुत सारे सैलानी, हालांकि बहुत ही ये मुश्किल रास्ता है यहाँ तक पहुँचना, -50 और -65 डिग्री टेम्परेचर में आपको जाना इस कोलायमा इलाके में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि रोड ऑफ बोन्स पे एक बार होकर आना चाहिए। तो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र भी है ये। बहुत सारे दुनिया भर के लोग जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं उस सड़क को उस निगाह से कि कैसे कोई इंसान की हड्डियों से भी सड़क बना सकता है। अब इस सड़क की हालत अच्छी है, ठीक है, इसकी बहुत सारी तस्वीरें भी है, वीडियो भी है, कोशिश करूंगा इस कहानी में भी आपको दिखाऊं। तो ये थी कहानी द रोड ऑफ बोन्स की, यानी हड्डियों की सड़क की।
कहानी खत्म करूं उससे पहले आपको यही बताऊं कि स्टालिन की पूरी तो बता दी 32 से 53 तक, लेकिन स्टालिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो आपको पता है कि हिटलर का डाउनफॉल शुरू हुआ था, जर्मनी हारी थी, लेकिन एक जमाने में हिटलर और स्टालिन में दोस्ती थी और इन्होंने एक समझौता भी किया था और स्टालिन को उनके ही लोगों ने, उनके जनरल ने ये आगाह किया था कि आप हिटलर पे भरोसा मत करो, वो हो सकता है रूस पे ही हमला कर दे, और उस वक्त हिटलर पूरी दुनिया पे कब्जा चाहता था और इत्तेफाक से उसने पोलैंड पे हिटलर ने हमला किया और उसके बाद अचानक एक सरप्राइज देते हुए उसने यूएसएसआर पे भी अटैक कर दिया। अब जब यूएसएसआर पे अटैक किया तो स्टालिन कहते हैं कि बहुत धक्का लगा और गुस्से में भी कि पीठ पे छुरा झोंका हिटलर ने और कई दिन तक वो अकेले में रहे। इसके बाद फिर अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि हमें किसी भी कीमत पर इन नाजियों को खदेड़ना है और उसके बाद यूएसएसआर की सेना जर्मन सेना के बीच में जबरदस्त झड़प हुई। कहते हैं कई लाख रूसी सैनिक मारे गए, लेकिन फिर जर्मनी जो हिटलर की सेना थे उसके भी पांव उखड़े, वो वापस भागे और रूसी सेना ने पीछे खदेड़ते हुए बर्लिन तक पहुंचे और फिर जर्मनी को भी जीता और इसके बाद फिर हिटलर की मौत हुई। मैंने आपको कहानी सुनाई थी। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की हार में एक बहुत बड़ा रोल जो रहा वो स्टालिन का रहा, क्योंकि स्टालिन ने जिस तरीके से हिटलर को खदेड़ा और हराया वो एक नया मोड़ साबित हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये भी एक स्टालिन की कहानी है, लेकिन ये एक इंसानी हड्डियों से बनी सड़क भी स्टालिन की कहानी है। तो इसीलिए इनको लेकर कई बार कहा जाता है कि वो एक हीरो भी था और विलन भी, एक रूलर भी था और डिक्टेटर भी। अब कहानी के आखिर में आज तन्वी भूषण इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे तन्वी। और इनके ये जो ग्रैंड डॉटर हैं ये जीवेंद्र कुमार जी बेंगलोर से, उन्होंने भेजा है। आफरीन खातून का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आफरीन। और मोहम्मद इरशाद इनकी बेटियां हैं। ये युद्धवीर चौहान उर्फ जीतू, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जीतू। अक्षय ने भेजा है। कुमार प्रिय या फिर अधिदेव चौहान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कुमार प्रिय। और रविंदर सिंह इनके फादर हैं और मंजू देवी जी इनकी मां, उन्होंने भेजा है, तो आपको बहुत बहुत आपके जन्मदिन की बधाई। जावेद अख्तर का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जावेद अख्तर। इसके अलावा साहनू आर्या एलियस कविता, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कविता। और प्रिंस ने भेजा है। अगामिया शारदा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अगामिया। साथ ही मनोज कुमार चौधरी जी का भी जन्मदिन है, कुशल ने भेजा है, कुशल आचार्य जी ने नेपाल से। इसके अलावा पिंकी देवी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे पिंकी देवी जी। और प्रीतम, इन्होंने भेजा है डोडा जम्मू एंड कश्मीर से। प्रियंका शर्मा जी और आनंद शर्मा जी, इनकी मैरिज एनिवर्सरी, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। पिंकू वत्स ने भेजा है पिलानी से, राजस्थान। संगीता वर्मा और विवेक चौधरी जी, इनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है, आप दोनों को ही बधाई। और मनीष वर्मा ने भेजा है पीलीभीत से। साथ ही सुषमा सिंह जी और सुंदर सिंह जी, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है। और संदीप सिंह इनके बेटे हैं, उन्होंने भेजा है लखनऊ से, तो आप तमाम लोगों को तमाम शुभकामनाएं। एमएल सचिन शानबाग, ये बेंगलोर में है और आज की जो कहानी थी रोड ऑफ बोन्स, इसकी भी फरमाइश उन्होंने की थी, तो थैंक यू सचिन साहब, आपकी वजह से बाकी लोगों ने भी ये कहानी सुन ली। संजय गोडालिया हैं, इसके अलावा अंकित भारवे हैं। और सुखा कला की कहानी, सुखा कला जो पंजाब का गैंगस्टर, मैं कई बार कई लोगों ने कहा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मैंने सुनाई है, लेकिन आज मैं 100% वादा करता हूं, दीपक और बाकी लोगों से पूछूंगा, आसिम वनीता से, अगर नहीं सुनाई है तो नेक्स्ट वीक प्रॉमिस है कि सुनाऊंगा। सोनू सिंह राव हैं और ये आजमगढ़ से हैं और भीमराव अम्बेडकर की कहानी सुनना चाहते हैं। मनमोहन राणा जी हैं और ये कंबोडिया के डायरेक्टर की कहानी सुनना चाहते हैं, बल्कि डिक्टेटर की, सॉरी। भाविका गुप्ता जी हैं और ये शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट, उनकी कहानी सुनना चाहती हैं और शायद मैं सुना चुका हूं, अगर नहीं सुना है तो ये भी सुना दूंगा। इरफान खान है और ये चेज वॉल्ट मिस्ट्री की कहानी सुनना चाहते हैं। साथ में मुबशिर वाइज है और ये कुनान पुष्पोरा मैस रेप, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। समीर रॉय चौधरी हैं, हुसैन सैफ हैं, विशाल जाट हैं, ये एंड्रयू कार्लसन की कहानी सुनना चाहते हैं। हरवीर सिंह हैं और ये इनका नेक का ऑपरेशन हुआ, अब इन्होंने कहा कि कहानी सुनते हैं और नींद अच्छी आती है। थैंक यू वेरी मच हरवीर सिंह जी, आपके प्यार के लिए। भटिंडा से हैं ये। सलीम रजा हैं बरेली से। और सलीम रजा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने जो मेल लिखा
दिल से आपके प्यार के लिए। और सलीम रजा साहब ने अपने मेल के साथ 2 लाइनें बशीर बदर साहब की भी भेजी हैं, तो मैं आपको, उन्होंने उन कहानियों के ही बारे में लिखा है, तो मैं आपको सुनाता हूँ कि सुना के कोई कहानी हमें सुलाती थी, सुना के कोई कहानी हमें सुलाती थी, दुआओं जैसी बड़े पानदान की खुशबू। पानदान पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, लोग यूज़ करते थे पान खा के जो थूकने के लिए। तो सुना के कोई कहानी हमें सुलाती थी, दुआओं जैसी बड़े पानदान की खुशबू। बशीर बदर साहब का ये शेर है, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब। संतोष डरबी हैं हैदराबाद से। इसके अलावा ब्रजेश कुमार पाठक जी हैं वाराणसी से। थैंक यू आपके भी मेल के लिए ब्रजेश जी, जो आपने खूबसूरत चीज़ें लिखी हैं। सईद खान है, सूरत की कोई स्टोरी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा रोशन राजपूत हैं, ये ब्लडी मैरी की कहानी सुनना चाहते हैं। कबीर सिंह है, ये किन्नर नीलम की कहानी सुनना चाहते हैं, जिन्हें गोली मारी गई थी शायद कोर्ट में। सौरभ वार्ष्णे हैं, और इन्होंने एक सवाल किया था कि भूख से ज़्यादा मौत होती है या कोरोना से, बिग किलर कौन है। तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है सौरभ साहब, भूख से ज़्यादा मौत होती है। आज भी अजीब लगता है सुनकर, लेकिन ये हकीकत है। कभी मैं आपको इस पूरी दुनिया में कितने लोग मरते हैं हर दिन और 1 साल में, और कैसे कैसे मरते हैं, इसका पूरा आंकड़ा और डेटा आपको मैं बताऊंगा, उसको सुनिएगा जरूर। आदर्श तिवारी जी हैं, थैंक्स आपका भी मेल के लिए। कुमार आहान है, ये जापानी याकूजा की कहानी सुनना चाहते हैं। जया असवाले हैं नागपुर से, थैंक यू आपके भी मेल के लिए। कादिर अली हैं। नंदनी पाटिल जी हैं, ये आयशा मीरा केस की कहानी सुनना चाहती हैं। अमन है, और जिन्होंने भी कोई एक स्टोरी, अमन ब्राल हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा देवी चौधरी हैं, और ये अमरा राम गोदारा आरटीआई एक्टिविस्ट बाड़मेर की, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। साथ में उमेश दाढ़ीवाड़ा, ये अलवर से हैं, और इन्होंने भी अच्छा मेल लिखा, थैंक यू। और एक कहानी के बारे में कहा तो वो भी बताऊंगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।